हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम में हमने जाना कि जो वस्तु पर असंतुलित बल लगता है उससे क्या होता है, वो त्वरित गति करती है। ठीक है, लेकिन ये त्वरण किस हिसाब से लगता है, उस बल पर किस किस पर निर्भर करता है, ये प्रथम नियम नहीं बताता। इसके लिए हमें संवेग पता होना ज़रूरी है। ठीक है, संवेग क्या होता है? यदि हम किसी जो है छोटे पत्थर से किसी मारें तो वो किसी भी व्यक्ति को हल्का सा लगता है, बस चोट नहीं पहुंचाता। किंतु वही पत्थर, उसी द्रव्यमान का पत्थर हम गुलेल से मारें तो वो स्पीड से जाता है और उस व्यक्ति को घायल कर सकता है। ऐसे ही बंदूक से निकली गोली तीव्रता से किसी व्यक्ति को कम द्रव्यमान की गोली भी लगती है तो जो है वो उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई हल्की बॉल जो है किसी व्यक्ति के लगे तो चोट नहीं पहुंचाती, और कोई भारी बॉल व्यक्ति के लगे तो चोट पहुंचाती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो वस्तु का संवेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, और किसी वस्तु का संवेग उसे p से प्रदर्शित करते हैं। ये द्रव्यमान तथा गुणनफल के बराबर होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, तो इसका SI मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है कि इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आपेक्षिक बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। ठीक है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब हम इसकी गणितीय गणना करते हैं। मान लिया एक कोई अहम द्रव्यमान का एक कोई पिंड है, ठीक है, और वो u वेग से सीधी रेखा में गति कर रहा है। f उस पर नियत समय पर बल लग रहा है t सेकंड में, और इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? p1 mu, और अंतिम संवेग p2 क्या हो जाएगा? mv। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब सापेक्ष परिवर्तन क्या हो जाएगा? मतलब दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 की जगह हम mv माइनस mu रख देंगे। m कॉमन है, m कॉमन ले लिया, v माइनस u। जब संवेग परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो t से डिवाइड करते हैं, यानी हो गया हमारा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा p हमने निकाला अभी mv माइनस u, तो mv माइनस u रख देते हैं। तो अब गति के समीकरण से क्या हो जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो F इज प्रोपोर्शनल टू mv अपॉन mv माइनस u अपॉन डेल्टा T। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, k कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तथा v माइनस u अपॉन t क्या हो गया? वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर यानी v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लगा देंगे? a त्वरण। तो इससे हमारा निकल आएगा कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के इक्वल होता है हमारा F इक्वल टू ma, और k क्या होगा? जहाँ 1 होगा। ठीक है, अधिक के क्या होगा? एक कांस्टेंट, और उसे 1 मान लिया जाए
तो k इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू ma। अतः इससे क्या स्पष्ट है, किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इससे बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम न्यूटन भी प्रदर्शित करते हैं। ये से हम बल की परिभाषा देते हैं कि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके उदाहरण क्या हैं, गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। ठीक है, तो क्रिकेट में गेंद जब जो है खिलाड़ी पकड़ते हैं तो अपने हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे की ओर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसका उदाहरण है कि क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, इसका कारण यही है कि यदि अपने खिलाड़ी को स्थिर रखकर गेंद पकड़ता है तो गेंद को रुकने में बहुत कम समय मिलता है। ठीक है ना, और जिससे वो गेंद के संवेग में परिवर्तन बहुत कम होता है और खिलाड़ी की हथेली से गेंद टकरा कर क्या होती है, आगे की ओर या उसकी हथेली में चोट लग सकती है। ठीक है, और इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, उसे अधिक समय देता है जिससे संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाए, कम हो जाए और उसे कम बल लगाना पड़े। इससे व्यक्ति के हाथों में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है और गेंद आसानी से पकड़ जाती है। ठीक है, और बंदूक से निकली हुई गोली शरीर में धंस जाती है। इसका कारण भी क्या है कि उसका वेग बहुत अधिक होता है और शरीर से टकराने पर यह बहुत कम समय उसे मिलता है। संवेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक होती है। इससे क्या होता है कि गोली शरीर के अंदर धंस जाती है और कोमल ऊतक इसको सहन नहीं कर पाते। ठीक है ना, वाहनों में शाकर्स लगे होते हैं। इसका कारण भी यह है कि किसी अनियमित गाड़ी को गड्ढों में गति करते समय वाहन शाकरों द्वारा बल कार्य करता है और शाकरों का बल जो है वाहन तक पहुंचने से अधिक समय लगता है। अतः मतलब वही संवेग परिवर्तन की दर में अधिक समय लगता है, उस पर कम बल कार्य करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कांच के बर्तनों को डिब्बों और कागजों के तिनकों में लपेट कर क्यों रखते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए रखते हैं कि जो है उनमें स्पेस जो है कम हो जाता है और उन्हें एक दूसरे से टकराने के लिए क्या होता है, अधिक समय पड़ता है और संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उनके टूटने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे सीमेंट के फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगती है जबकि ऊंचाई से रेत पर गिरने पर कम चोट लगती है। सारे उदाहरण हैं गति के न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहला न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं। क्या है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमारा m इक्वल टू है 5 kg और स्मॉल t यानी समय है हमारा 2 सेकंड। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी u हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड और v हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, F हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी पढ़ा था F इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी। तो F हमें फाइंड करना है। m पता है 5 kg, v पता है 7 और u पता है 3 अपॉन t पता है 2। लगा देंगे, सबकी यूनिट सेम थी तो ये हमारा आ गया 7 में से 3 गया 4, 5 4 जा 20 अपॉन 2 यानी 10। ठीक है ना, तो 10 न्यूटन हमारा बल हो गया। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 5 सेकंड के लिए लगाने पर उसे 10 न्यूटन का वर्क
2 सेकंड के लिए उसने 10 न्यूटन किया, तो इस बल को 5 सेकंड में लगाने पर कितना करना पड़ेगा, जबकि 5 सेकंड ले लेंगे और बाकी सब वही लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 65, और 65 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले क्या है, लगाया गया बल 10 न्यूटन होगा और 5 सेकंड तक लगाने पर वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। बस इसी प्रकार थर्ड और सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। अब हमारा आता है गति का तृतीय नियम, ठीक है ना। तो गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यदि क्या है, एक वस्तु पर क्रिया की जाती है तो वो वस्तु अपने क्रिया करने वाले कारक पर उतना ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक क्रिया की एक बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं, ठीक है।